हेलो बच्चों, कैसे हैं? आइए अब हम आपको जो है व्याकरण खंड की ओर ले चलते हैं। अभी तक आपने क्षितिज और कृतिका से संबंधित कुछ जो है पाठों का अध्ययन किया है। तो आज हम आपको जो है लेखन कौशल की ओर, या कहिए कि व्याकरण खंड का जो आपका लेखन कौशल है, लेखन कौशल के अंतर्गत आने वाला जो टॉपिक है निबंध, आइए हम आज कुछ संक्षेप में उस पर चर्चा करते हैं। आपने निबंध का नाम सुना होगा, जैसा कि पिछली कक्षाओं में भी आप जो है निबंध लिखते चले आ रहे हैं। लेकिन आज मैं जो है आपको निबंध से संबंधित कुछ बातें बता रहा हूँ जो छोटी तो हैं मगर बहुत ही काम की हैं, आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि निबंध का मतलब होता है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। निबंध का मतलब अच्छी तरह से कोई बंधी हुई रचना, उसी को हम क्या कहेंगे? निबंध कहेंगे। नी माने होता है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, बंध का मतलब बंधी हुई। जो रचना अच्छी तरह से बंधी होगी वो क्या कहलाएगी? निबंध कहलाएगी। या इसकी एक आपको हम परिभाषा बता दें शार्ट में कि किसी विषय का मतलब यहाँ सब्जेक्ट से नहीं है, यहाँ विषय का मतलब किसी टॉपिक से है, किसी छोटे जो है टॉपिक से है, जिसका विवरण जो है समग्र रूप से आपको प्राप्त होता हो, उसे हम यहाँ विषय के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं। किसी विषय या टॉपिक को अच्छे शब्दों में बांधना निबंध किसे कहते हैं? आइए हम आपको डिफाइन करके बताते हैं, परिभाषित कर रहे हैं। किसी विषय को अच्छे शब्दों में बांधना ही क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। निबंध में दो मुख्य बातें अवश्य रूप से जो है पाई जाती हैं। निबंध में दो मुख्य बातें अवश्य पाई जाती हैं। वो क्या होती हैं? सबसे पहले लिखने वाले का ये विचार होता है कि क्या कहा जाए। उसकी जो पहली बात होती है वो क्या होती है? क्या कहा जाए। और उसकी दूसरी जो बात होती है कैसे कहा जाए। ये उसके लिए जो है बड़ा विचारणीय प्रश्न होता है। किसके लिए? निबंध लिखने वाले के लिए। तो क्या कहा जाए के अंतर्गत वो जो है उस विषय से, जिस विषय पर वो लिखना चाह रहा है उससे संबंधित उसके जो समस्त पहलू होते हैं उस पर वो चर्चा करता है। कहने का मतलब कि क्या कहा जाए, ये जो है लेखक के मन में जब सवाल आता है तो वह जो है विषय से संबंधित सारे पहलुओं का एक जगह जो है विवरण देता है। और दूसरी चीज फिर सोचता है कि इनका विवरण होना तो चाहिए, जो हम कहना चाह रहे हैं उसका विवरण तो दिया जाना चाहिए, लेकिन वह कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए, क्रमवार होना चाहिए, अर्थात सिस्टमेटिक होना चाहिए। आइए उसके मन में जो दूसरी बात उठती है कैसे कहा जाए, तो कैसे कहा जाए के अंतर्गत निबंध की भाषा शैली आती है। कैसे कहा जाए, निबंध लिखने वाले के अंदर ये भाव उठता है कि अपनी बात को किस रूप में कहा जाए। तो वह जो है अपनी भाषा और शैली में सुधार करने की कोशिश करता है। तो वह अपनी भाषा को निबंध लिखते समय कैसा रखता है? सरल, सुबोध और रोचक। सरल का मतलब कुछ ऐसी भाषा अपनाता है जो सबको समझ में आवे। सुबोध का मतलब कि जिसका बोध, जिसका ज्ञान सभी लोगों को अच्छी तरह से हो जाए। रोचक का मतलब आकर्षक, अट्रैक्टिव। वो ऐसी भाषा अपनाता है अपने निबंध लिखते समय, अपने निबंध को लिखते समय कि जो रोचक और सुबोध और सरल भाषा में होती है। बात आ गई फिर स्टाइल की। अब वह सोचता है कि किस शैली में लिखा जाए। तो जब शैली की बात आती है तो वह जो है किसी घटना, कहानी या कविता या कहावत या महापुरुषों का उल्लेख करते हुए या फिर स्टेटमेंटों के द्वारा, सूक्तियों के द्वारा अपनी बात को शैली का रूप देता है। अर्थात निबंध की जो शैली होती है वह किसी कहावत, कविता या घटना, कहानी पर आधारित या सूक्तियों पर आधारित वह जो है स्वरूप अपनाता है या लिखने की शैली अपनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी कहानी या घटना के उल्लेख से, इस प्रकार हम आप कह सकते हैं कि किसी कहानी या घटना या किसी महापुरुषों के वक्तव्यों द्वारा जो निबंध लिखा जाता है वह काफ़ी
सशक्त या कहिए कि जानदार होता है या अपने आप में संपूर्ण होता है। इसके बाद फिर बात आती है कि निबंध में कुछ और भी बातें होती हैं। जैसे अगर इनके पार्ट की बात की जाए कि जो निबंध लिखा जाता है वह कितने भाग में होना चाहिए, वह कितने हिस्से में होना चाहिए। अगर इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि निबंध के मुख्यतया जो है 3 अंग होते हैं। किसी भी निबंध के कितने भाग होते हैं, कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? जो पहला अंग होता है उसको हम आरंभ का नाम देते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? आरंभ अंग, या कहिए उसी को हम जो है प्रस्तावना या भूमिका का नाम देते हैं। यह जो प्रस्तावना या भूमिका या कहिए कि निबंध की शुरुआत करने का, जो आरंभ करने का जो पहला अंग होता है, जिसको हम 3 नामों से जानते हैं, आरंभ, भूमिका या प्रस्तावना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जिस प्रकार से किसी महल में प्रवेश करने के लिए उसके मुख्य द्वार का, मेन गेट का होना अनिवार्य होता है, उसी में से होते हुए हम अंदर की बिल्डिंग में जाते हैं। ठीक वही बात यहाँ भी होती है निबंध के अंगों में, जो भूमिका या प्रस्तावना होती है। कहने का मतलब कि आप जब निबंध लिख रहे हो तो आपका जो प्रस्तावना है या जो भूमिका होती है उसको कुछ ऐसा लिखिए कि जो आकर्षक हो, दरवाजे के रूप में हो। कहने का मतलब जिसमें से पाठक गण होते हुए अपने आप को आगे ले जाए, निबंध की विषय की ओर ले जाए, अर्थात निबंध को पढ़ने के लिए वह प्रेरित हो सके, निबंध की ओर आकर्षित हो सके। कहने का मतलब कि जो भूमिका या प्रस्तावना होती है वह मेन गेट जैसी होती है। जिस प्रकार से किसी भी एक हवेली में अगर मेन गेट न हो तो बेकार माना जाता है या उसकी सुंदरता कम हो जाती है, तो ठीक उसी तरह से निबंध को लिखते समय हमें भूमिका या प्रस्तावना को बहुत ही कायदे से या अच्छी तरह से जो है शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। इस बिंदु के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं? विषय की परिचय, विषय का जो परिचय होता है उसी को हम दर्शाने का काम करते हैं। और वह कैसा होता है? घर के मेन गेट जैसा होता है। कहने का मतलब वह आकर्षक होना चाहिए। क्या? जो आप निबंध लिखना चाह रहे हैं उसकी जो भूमिका या प्रस्तावना है वो कैसी होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए, और साथ साथ पाठक को, निबंध पढ़ने वाले को प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। ऐसी भूमिका या प्रस्तावना होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो निबंध का जो पहला अंग होता है जिसको हम आरंभ कहते हैं, या उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं, या उसी को भूमिका कहते हैं, तो इसको जब हम स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं कि विषय का परिचय इतनी बारीकी से, इतनी सावधानी से हमें देना चाहिए कि वह जो है अट्रैक्टिव लगे, आकर्षक लगे किसको? पढ़ने वाले को, और साथ साथ उसके लिए मोटिवेशनल लगे, उसको जो है प्रेरित भी करे, क्या? आगे पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो निबंध का जो पहला अंग होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो दूसरा अंग होता है जिसको हम विस्तार कहते हैं, निबंध का जो दूसरा अंग होता है उसको हम विस्तार कहते हैं, या उसी को हम दूसरा नाम मध्य भाग भी देते हैं। इसकी जब हम शुरुआत करते हैं तो उस समय हमें विषय को, अपने जो हमें विषय मिला हुआ लिखने के लिए, उसका जो हम वर्णन करेंगे वह क्लियर कट होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए। कहने का मतलब कि विषय की स्पष्टता, विषय की जो क्लियरिटी होती है वो कैसा होना चाहिए? सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्रमवार होना चाहिए, अर्थात अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा होना चाहिए। आपको जो विषय मिला हुआ है लिखने के लिए, उसको लिखते समय जब हम मध्य भाग में प्रवेश करते हैं तो हम विषय वस्तु का ध्यान रखते हैं, और विषय वस्तु में हम
अलग अलग अनुच्छेदों में अर्थात छोटे छोटे पैराग्राफ के रूप में या कहिए कि पॉइंट वाइज हम जो है चर्चा करते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, और साथ साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि अगली बात का संबंध पिछली बात से जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर कहीं तो पैर कहीं, बिना सिर पैर की बात निबंध में नहीं की जाती है। कहने का मतलब जो आपका विषय होता है वह विषय तारतम्य रूप में होना चाहिए, अर्थात उसका अगले और पिछले से संबंध क्रमवार जुड़े होना चाहिए, तभी पाठक जो है पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। अब आइए निबंध का जो तीसरा अंग है उसको हम अंत कहते हैं या समापन भी कहते हैं, या कहिए कि उसको निष्कर्ष भी कहते हैं और उपसंहार भी कहते हैं। अंत कहिए या समापन कहिए या निष्कर्ष कहिए या उपसंहार कहिए, बात एक ही है। यह जो है निबंध का अंतिम अंग माना जाता है। कहने का मतलब कि जो आप निबंध लिखना चाह रहे हो उस निबंध का आखिरी हिस्सा माना जाता है, और इसमें विषय की चर्चा को क्रमबद्ध रूप में लिखते हुए हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। कहने का मतलब कि समापन कुछ ऐसा करिए कि जो क्रमवार भी हो और साथ साथ वह सार रूप में हो, अर्थात सारांश के रूप में हो। पूरे का निचोड़ आपको एक पैराग्राफ के रूप में, अनुच्छेद के रूप में आपको प्रस्तुत करना होता है, जिसको पढ़ने के बाद पाठक को ये लग जाना चाहिए कि अब तक हमने ऊपर जितना कुछ पढ़ा है उसका हमको एक जो है समरी मिल गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि निबंध के कितने अंग होते हैं। कुल 3 अंग होते हैं। पहला क्या है, भूमिका, प्रस्तावना या आरंभ जिसको कहते हैं। दूसरा मध्य भाग या विस्तार भाग, जिसमें विषयों का क्रमवार जो है या अपने विषय वस्तु को कहिए कि सिस्टमेटिक वे में आप आगे बढ़ाते हैं। आगे और पीछे का संबंध हमेशा जो है ध्यान में रखते हुए अपनी बात को कहते हैं। कह सकते हैं कि विषय की स्पष्टता क्रमवार होनी चाहिए। फिर इसी तरह से निबंध का जो तीसरा अंग है वो निष्कर्ष या उपसंहार या अंत या समापन, चारों कहा जाता है। अलग अलग बुकों में देखेंगे चारों बातें पाएंगे। तो इनको जो है अंत में जो है निबंध को समाप्त करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी बात को सार रूप में या कहिए कि अनुच्छेद के रूप में हमें जो है प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे पाठकगण का जो आकर्षण है उस निबंध के प्रति वो यथावत बना रहे, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है वो आगे अन्य विषय से संबंधित जो निबंध हो उसमें उसका बना रहे। कभी भी जो है भटकाव की स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो आज की क्लास में यहीं तक, शेष हम अगले क्लास में फिर इससे आगे के जो भी टॉपिक हैं या इस निबंध से संबंधित जो और अन्य बातें हैं उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल।